मेरी वाइफ एक डॉक्टर बन गई और उसने सेलिब्रेट कैसे किया? उसी दिन डिवोर्स फाइल करके मैंने बिना किसी आर्ग्यूमेंट के साइन कर दिया और वहां से कंप्लीटली वैनिश हो गया। 8 साल इतना टाइम मैंने किसी और के ड्रीम को बिल्ड करने में लगा दिया, जबकि मेरे खुद के सपने कोने में धूल खा रहे थे। 8 साल उसकी मेडिकल स्कूल की ट्यूशन पे करने के लिए डबल शिफ्ट्स में काम करते हुए। 8 साल फ्रोजन डिनर्स खाते हुए क्योंकि वो हमेशा स्टडी कर रही होती थी। 8 साल वेकेशंस कैंसिल करते हुए क्योंकि उसे एग्जाम्स पर फोकस करना था। 8 साल तक बस यही सुनता रहा कि एक बार मैं ग्रेजुएट हो जाऊं, फिर सब कुछ डिफरेंट होगा। ग्रेजुएशन सेरेमनी मई के एक थर्सडे को थी। मैंने स्पेशली वहां मौजूद रहने के लिए काम से डे ऑफ लिया था, यहाँ तक कि उस ओकेजन के लिए एक नई शर्ट भी खरीदी। आखिर ये हमारा मोमेंट था, हमारी अचीवमेंट, हमारे फ्यूचर की असल शुरुआत। मैं उस खचाखच भरे ऑडिटोरियम में बैठा एलेना को स्टेज पर चलते हुए देख रहा था। जब उन्होंने उसका नाम अनाउंस किया तो मैं खड़ा हो गया और सबसे जोर से क्लैप किया। 8 साल का सैक्रिफाइस आखिरकार पे ऑफ कर रहा था। कम से कम मुझे तो यही लगा था। सेरेमनी दोपहर के आसपास खत्म हुई। फैमिलीज पिक्चर्स ले रही थीं, सेलिब्रेट कर रही थीं, डिनर प्लान्स बना रही थीं। मैं कार के पास वेट कर रहा था जबकि वो अपने क्लासमेट्स के साथ पोज दे रही थी। वो डिप्लोमा उसके हाथों में ऐसे था जैसे कोई गोल्डन टिकट हो। जब वो आखिरकार चलकर मेरे पास आई तो मैंने एक हग, एक किस या शायद एक थैंक यू एक्सपेक्ट किया था, लेकिन उसके बदले उसने मेरे हाथ में एक मनीला एनवलप थमा दिया। ये क्या है? मैंने पूछा। डिवोर्स पेपर्स। उसने ऐसे कहा जैसे वो मौसम के बारे में डिस्कस कर रही हो। मैं अपने हिस्से पर ऑलरेडी साइन कर चुकी हूँ। मैंने उस एनवलप को घूरा और फिर उसे। वो जोक नहीं कर रही थी। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था, उसकी आवाज में कोई हेजिटेशन नहीं थी। ये कोई स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजन नहीं था, ये पूरी तरह से प्लान था। क्या तुम सच में सीरियस हो? डेड सीरियस। देखो, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मेरे पास मेरी डिग्री है, मेरे पास जॉब ऑफर्स हैं, मेरा एक फ्यूचर है। स्कूल के दौरान तुम काफी हेल्पफुल थे, लेकिन मेरी लाइफ का वो चैप्टर अब ओवर हो चुका है। हेल्पफुल, मेरी जिंदगी के 8 साल बस एक वर्ड में रिड्यूस हो गए, हेल्पफुल। तो फिर मैं क्या था? कोई फाइनेंशियल एड प्रोग्राम? उसने श्रक किया। तुम्हें पता था कि तुम किस चीज के लिए साइन अप कर रहे हो? मैं डे वन से अपनी प्रायोरिटीज को लेकर क्लियर थी। मेडिकल स्कूल सबसे पहले था। अब मैं एक डॉक्टर हूं और मैं एकदम फ्रेश स्टार्ट करना चाहती हूँ। कोई डेड वेट नहीं। डेड वेट 8 साल की मैरिज का उसके लिए यही मतलब था, डेड वेट। उसके कॉलीग्स हमारे आसपास गैदर होने लगे थे, शायद सोच रहे थे कि ये इंटेंस कॉन्वर्जेशन किस बारे में है। उनमें से कुछ को मैं उन थोड़े बहुत सोशल इवेंट्स से पहचानता था जो मैंने इन सालों में अटेंड किए थे। उन सबको पता था कि मैं वो हस्बैंड हूं जो अपनी दोस्त की ट्यूशन पे करने के लिए ओवर टाइम काम करता था। मैंने वो एनवलप खोला और उन पेपर्स को स्किम किया। सब कुछ ऑलरेडी फिल किया हुआ था। उसने हमारे एसेट्स को डिवाइड कर दिया था, अपनी मनपसंद कार क्लेम कर ली थी, यहाँ तक कि अपार्टमेंट को भी सोल्ली अपना लिखवा लिया था क्योंकि जल्द ही वो डॉक्टर मनी कमाने वाली थी। मुझे बस वो बेयर मिनिमम मिल रहा था जो लॉ रिक्वायर करता है। तुमने सच में इसे पूरी तरह से प्लान कर लिया है ना? मैं स्टूपिड नहीं हूं, मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। मैंने आसपास देखा, उसके क्लासमेट्स हमें देख रहे थे, पास में फैमिली सेलिब्रेट कर रही थी, और वो औरत जिसे मैंने 8 साल सपोर्ट किया अब मुझे एक यूज्ड टेक्स्ट बुक की तरह डिस्कार्ड कर रही थी। फिर मैंने कुछ ऐसा किया जिसने सबको सरप्राइज कर दिया, स्पेशली उसे। मैंने अपनी जैकेट की पॉकेट से एक पेन निकाला और बाकी कुछ भी पढ़े बिना हर पेज पर साइन कर दिया। वहीं उस पार्किंग लॉट में उसके मेडिकल स्कूल के कॉलीग्स के सामने मैंने अपनी मैरिज को उसी कैजुअलनेस के साथ एंड कर दिया जिससे उसने ये कॉन्वर्जेशन स्टार्ट की थी। ये लो। मैंने वो पेपर्स उसे वापस थमाते हुए कहा, तुम्हारे ग्रेजुएशन और तुम्हारे डिवोर्स के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने ड्रामा, बेगिंग या शायद एंगर एक्सपेक्ट किया था। उसे जो मिला वो था एकदम एफिशिएंट कोऑपरेशन। वेट, बस इतना ही? तुम इसके लिए फाइट नहीं करोगे? मुझे रोकने की ट्राई नहीं करोगे? मैं उस इंसान के लिए फाइट क्यों करूं जिसने अभी अभी मुझे डेड वेट कहा? वेट। मैं मुड़ा और कार से दूर चला गया, उसे वहीं खड़ा छोड़कर, जिसके एक हाथ में उसका डिप्लोमा था और दूसरे हाथ में हमारे साइन डिवोर्स पेपर्स। मेरे पीछे मैं सुन सकता था कि उसके कॉलीग्स आपस में विस्पर करने लगे थे। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने अपनी वॉइस रेज नहीं की। मैंने कोई सीन क्रिएट नहीं किया। मैं सिंपली उस पार्किंग लॉट से और उसकी लाइफ से कंप्लीटली बाहर चला गया। कॉर्नर टर्न करते हुए जो आखिरी चीज मैंने सुनी वो ये थी कि उसका एक क्लासमेट पूछ रहा था, वो आदमी कौन था और वो अपनी खुद की कार छोड़कर ऐसे क्यों चला गया। मैं बस चलता रहा। उसे कोई डेड वेट के बिना फ्रेश स्टार्ट चाहिए था। परफेक्ट। अब उसे पता चलने वाला था कि इन सारे सालों में मैं असल में कौन सा डेड वेट कैरी कर रहा था। उस ग्रेजुएशन पार्किंग लॉट इंसिडेंट के 3 दिन बाद मैं जा चुका था, सिर्फ उस अपार्टमेंट से नहीं बल्कि पूरे स्टेट से, जहां वो शायद एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं अपॉलॉजीज और फ्लावर्स लेकर गिड़गिड़ाता हुआ वापस आऊंगा। मैं अपनी लाइफ का सबसे थरो डिसअपियरिंग एक्ट एक्सिक्यूट कर रहा था।
किसी ऐसे इंसान से मैरिड होने की ब्यूटी जिसने कभी फाइनेंसेस पर ध्यान नहीं दिया ये थी कि उसे कोई आइडिया नहीं था कि मैं एक्चुअली क्या क्या कंट्रोल करता हूँ। उसे लगा कि उसे अपार्टमेंट मिल रहा है क्योंकि वो डॉक्टर मनी कमाने वाली थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि पिछले 2 सालों से मैं रेंट अपने पर्सनल अकाउंट से पे कर रहा था, हमारे जॉइंट अकाउंट से नहीं। लीज सिर्फ मेरे नाम पर था। मैंने वो 3 दिन उन सभी चीज़ों को लिक्विडेट करने में बिता दिए जो मैटर करती थी। हमारे जॉइंट अकाउंट्स क्लोज कर दिए और अपना हाफ एक ऐसे नए बैंक में मूव कर दिया जिसका नाम भी उसने कभी नहीं सुना होगा। मैंने वो सारी यूटिलिटीज कैंसिल कर दी जो मेरे नाम पर थीं। अपना फोन नंबर एक नए कैरियर पर ट्रांसफर कर लिया, यहाँ तक कि वो नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन भी कैंसिल कर दिया जो उसे इतना पसंद था। सैटरडे मॉर्निंग तक मैं अपने पिकअप ट्रक में वो सब लोड कर रहा था जिनकी मुझे एक्चुअली परवाह थी। क्लोथ्स, टूल्स, मेरी ग्रैंडमदर के चाइना बर्तन जिन्हें उसने वैसे भी कभी अप्रिशिएट नहीं किया, और मेरा विंटेज रिकॉर्ड्स का कलेक्शन जिसकी वो हमेशा कंप्लेन करती थी कि वो स्पेस घेरते हैं। पोर्टलैंड, ओरेगन मेरी नई डेस्टिनेशन बन गया। इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ मेरे कोई टाइज थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वहाँ मेरा कोई नहीं था। एक ऐसे शहर में क्लीन स्लेट जहाँ कोई मेरी स्टोरी नहीं जानता था और कोई मुझे वहाँ ढूंढने की नहीं सोचता। जो अपार्टमेंट मुझे मिला वो कोई फैंसी जगह नहीं थी। 1 बेडरूम, डाउनटाउन से 15 मिनट्स दूर, जहाँ सिटी स्काईलाइन जिसके बारे में एला हमेशा बात करती थी कि जगह एक पार्किंग लॉट का व्यू था। लेकिन वो मेरा था, कंप्लीटली लीगली और फाइनेंशियली मेरा था। एक जॉब लैंड करने में मुझे 1 वीक से भी कम लगा। कमर्शियल बिल्डिंग्स में स्पेशलाइज करने वाली एक मिड साइज कंपनी में कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की जॉब। पे सॉलिड थी, आवर्स रीजनेबल थे, और किसी ने मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं पूछा। परफेक्ट। मीनवाइल वापस हमारी ओल्ड सिटी में वो अपने फ्रेश स्टार्ट की रियलिटी को डिस्कवर कर रही थी। ट्रबल का पहला साइन तब दिखा जब उसने रेंट पे करने की ट्राई की। टर्न्स आउट लैंडलॉर्ड मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ को लीगल टेंडर की तरह एक्सेप्ट नहीं करता। जब 3 दिन बाद इलेक्ट्रिसिटी शट ऑफ हो गई और उसके बाद इंटरनेट, तो उसे आखिरकार समझ में आ गया कि मैं कोई डेड वेट नहीं था, मैं फाउंडेशन था। फर्स्ट वीक में ही उसके टेक्स्ट मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए। वी नीड टू टॉक, ये रिडिकुलस है, तुम ऐसे ही डिसअपीयर नहीं हो सकते। मैंने उन्हें आते हुए देखा और प्रीव्यू से आगे पढ़े बिना ही हर एक मैसेज डिलीट कर दिया। वीक 2 में कॉल्स आना शुरू हो गए। एक ही दिन में 27 कॉल्स। मैंने हर सिंगल कॉल को वॉइस मेल पर जाने दिया और फिर बिना सुने वॉइस मेल्स डिलीट कर दिए। अगर उसे कुछ इंपॉर्टेंट कहना था तो वो अपने लॉयर के थ्रू राइटिंग में कह सकती थी। वीक 3 तक वो मेरे फॉर्मर कोवर्कर्स को रीच आउट करने लगी ताकि मेरी नई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ले सके। मेरे ओल्ड सुपरवाइजर ने मुझे हेड्स अप देने के लिए कॉल किया कि कोई फ्रैंटिक औरत जो खुद को तुम्हारी वाइफ क्लेम कर रही थी ऑफिस में शो अप हुई थी। मैंने वार्निंग के लिए उसे थैंक यू कहा और बता दिया कि मेरी कोई वाइफ नहीं है। मंथ 2 असल पैनिक लेकर आया। अपेरेंटली उसने एक अपार्टमेंट एप्लीकेशन के लिए मुझे एज अ रेफरेंस यूज करने की ट्राई की थी, सिर्फ ये डिस्कवर करने के लिए कि मेरा ओल्ड फोन नंबर डिस्कनेक्ट हो चुका है। उसने मेरी सिस्टर, मेरे पेरेंट्स, यहाँ तक कि मेरे ओल्ड कॉलेज रूममेट को भी कांटेक्ट किया। उन सबको मेरी तरफ से एक ही मैसेज मिला, मैं इस नाम के किसी इंसान को नहीं जानता। सबसे डेस्परेट मूव मंथ 3 के दौरान आया। उसने किसी तरह मेरे नए एम्प्लॉयर को ट्रैक डाउन कर लिया और मेन ऑफिस में कॉल करके क्लेम किया कि कोई फैमिली इमरजेंसी आ गई है। मेरे बॉस ने मैसेज लिया और मुझे पास कर दिया। मैंने उसे सच बता दिया, मेरी कोई फैमिली इमरजेंसी नहीं थी क्योंकि उस नाम की मेरी कोई फैमिली थी ही नहीं। वो कंप्लीटली समझ गया और चुपचाप उसने सिस्टम में उसका नंबर फ्लैग कर दिया। वो ये रियलाइज नहीं कर पा रही थी कि मैं अपनी नई लाइफ को कितना एंजॉय कर रहा था। पोर्टलैंड मुझे सूट कर गया, कॉफ़ी बेटर थी, लोग अपने काम से काम रखते थे, और कोई ये एक्सपेक्ट नहीं करता था कि मैं किसी और के फ्यूचर के लिए अपना प्रेजेंट सैक्रिफाइस कर दूं। मैंने एक हाइकिंग ग्रुप ज्वाइन कर लिया जो हर वीकेंड मिलता था। मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इवनिंग क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक कि डेटिंग भी शुरू कर दी, हालांकि कुछ सीरियस नहीं था। बस ये रीडिस्कवर कर रहा था कि ऐसी कॉन्वर्जेशंस करना कैसा लगता है जो मेडिकल स्कूल के स्ट्रेस और स्टडी शेड्यूल्स के इर्द गिर्द नहीं घूमती। बुक स्टोर की कॉफी शॉप में मुझे जो औरत मिली वो सब कुछ थी जो एलेना नहीं थी। उसका ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर अपना करियर था, वो अपने मील्स के पैसे खुद पे करती थी और एक्चुअली मेरे थॉट्स और ओपिनियंस में इंटरेस्टेड लगती थी। जब मैंने उसे बताया कि मेरा रिसेंटली डिवोर्स हुआ है तो उसने बस नॉड किया और कहा, गुड फॉर यू, ये जानने के लिए कि कब पीछे हटना है। कोई ड्रामा नहीं, क्या गलत हुआ इसका कोई एनालिसिस नहीं, काउंसलिंग या सेकंड चांसेस के लिए कोई सजेशंस नहीं, बस ये एक्सेप्टेंस कि कभी कभी मैरिजेस खत्म हो जाती हैं और मूविंग फॉरवर्ड ही हेल्दीएस्ट ऑप्शन होता है। मंथ 6 तक मैंने ये चेक करना भी बंद कर दिया था कि एलेना ने मुझे कांटेक्ट करने की ट्राई की है या नहीं। मैंने एक ऐसा रूटीन बिल्ड कर लिया था जिसका उसके शेड्यूल, प्रेफरेंसेस या नीड्स से कोई लेना देना नहीं था। 6 बजे उठना, न्यूज़ पढ़ते हुए कॉफ़ी पीना, 7 बजे से 4 बजे तक काम,
वर्क के बाद जिम या हाइकिंग, फ्रेंड्स के साथ डिनर, या घर पर एक क्वाइट इवनिंग रीडिंग करते हुए। सिंपल, पीसफुल और मेरा। ये आयरनी मेरे लिए छिपी नहीं थी कि जहां वो शायद अपने कॉलीग्स को एक न्यूली सिंगल डॉक्टर के तौर पर अपने फ्रेश स्टार्ट की बातें बता रही होगी, असल में फ्रेश लाइफ मैं जी रहा था। कोई डेड वेट मुझे नीचे नहीं खींच रहा था, कोई मेरे कॉन्ट्रीब्यूशंस को टेम्पररी कन्वीनियंसेस की तरह ट्रीट नहीं कर रहा था। उसे एक क्लीन स्लेट के साथ स्टार्ट ओवर करना था। मैंने उसे एग्जैक्टली वही दिया, और साथ में कुछ ऐसा जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एक कंप्लीटली एम्प्टी स्लेट जहां पहले मैं हुआ करता था। मेरी पोर्टलैंड लाइफ को 3 साल हो चुके थे, और मैं मैरिज के उन पूरे 8 सालों से कहीं बेटर लाइफ जी रहा था। लेकिन जो मुझे नहीं पता था वो ये कि अपने मेडिकल करियर के 3 साल बाद एलेना डिस्कवर कर रही थी कि रियलिटी का भी अपना एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। ये बात मुझे बाद में एक म्यूचुअल एक्वेंटेंस के थ्रू पता चली, जो ये गॉसिप शेयर किए बिना नहीं रह सका। अपेरेंटली उसका फ्रेश स्टार्ट उसके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं गया था। टर्न्स आउट एक ब्रांड न्यू डॉक्टर बनना वो इंस्टेंट वेल्थ और प्रेस्टीज नहीं लाता जो उसने इमेजिन किया था। एक रेजिडेंट के तौर पर उसकी स्टार्टिंग सैलरी बस उससे थोड़ी ही ज्यादा थी जो मैं कंस्ट्रक्शन में कमा रहा था। बस फर्क ये था कि अब उसके सिर पर 6 फिगर स्टूडेंट लोन डेट लटक रहा था। वो डेट जो कभी हमारा प्रॉब्लम हुआ करता था जब उसे कंसोलिडेशन लोन्स के लिए मेरे सिग्नेचर की जरूरत होती थी। वो अपार्टमेंट जो उसने डिवोर्स पेपर्स में क्लेम किया था, 6 महीने के अंदर एक फाइनेंशियल नाइटमेयर बन गया। रेंट, यूटिलिटीज और ग्रोसरीज को सपोर्ट करने वाली मेरी इनकम के बिना उसकी सेविंग्स उसकी पहली रेजिडेंसी पेचेक आने से पहले ही बर्न हो गई। अपने एंड्स मीट करने के लिए उसे 2 रूममेट्स रखने पड़े, उसी स्पेस को शेयर करना जिसके लिए वो इतनी एक्साइटेड थी कि वो सिर्फ और सिर्फ उसका होगा। मेरे सोर्स के अकॉर्डिंग वो रूममेट्स बिल्कुल इंप्रेस नहीं थे जब उन्हें पता चला कि उसने ग्रेजुएशन के तुरंत बाद अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया। स्पेशली तब जब उन्हें रियलाइज हुआ कि वो एसेंशियली उस लाइफस्टाइल को सब्सिडाइज कर रहे हैं जिसे वो उस डॉक्टर मनी से फंड करने का प्लान कर रही थी, जो इतनी जल्दी मटेरियलाइज नहीं हो रहा था जितना उसने एक्सपेक्ट किया था। उसका वर्क शेड्यूल एकदम ब्रूटल था। 80 HOUR वीक्स, ओवरनाइट शिफ्ट्स, उन वीकेंड्स पर ऑन कॉल रहना, जहां उसने अपनी न्यू फाउंड फ्रीडम एंजॉय करने का प्लान किया था। वो सोशल लाइफ जो उसने एक सक्सेसफुल सिंगल डॉक्टर के तौर पर एनविजन की थी, वो शिफ्ट्स के बीच नैप्स लेने और हॉस्पिटल कैफेटेरिया के फूड और एनर्जी ड्रिंक्स पर जिंदा रहने में बदल गई थी। मीनवाइल मैं थ्राइव कर रहा था। जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी को मैंने ज्वाइन किया था, उन्होंने मुझे सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर प्रमोट कर दिया था। मेरी सैलरी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो चुकी थी, और मैं पोर्टलैंड के कुछ सबसे बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहा था। मैंने एक डिसेंट यार्ड वाला छोटा सा घर खरीद लिया था। कुछ फैंसी नहीं, लेकिन कंप्लीटली मेरा। कोई शेयर्ड मॉर्गेज पेमेंट्स नहीं, कोई जॉइंट फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं, परचेजेस के लिए किसी से परमिशन मांगने की जरूरत नहीं। वो हाइकिंग ग्रुप एक कोर पार्ट बन चुका था मेरी सोशल सर्कल का। हर वीकेंड, चाहे बारिश हो या धूप, हम ओरेगन और वॉशिंगटन के आसपास डिफरेंट ट्रेल्स एक्सप्लोर करते थे। मैं अपनी लाइफ के बेस्ट शेप में था। मेरे पास फ्रेंड्स का एक सॉलिड ग्रुप था, और सालों में पहली बार मैं जेन्युइनली कंटेंट फील कर रहा था। बुक स्टोर में मुझे जो ग्राफिक डिजाइनर मिली थी, वो कनेक्शन अब कुछ ज्यादा सीरियस बन चुका था। हम 1 साल से ज्यादा टाइम से साथ थे, चीजों को स्लो और स्टेडी ले जा रहे थे। वो अप्रिशिएट करती थी कि मेरे रिसेंट डिवोर्स को देखते हुए मैं किसी भी चीज में रश नहीं कर रहा था। जो वो नहीं जानती थी वो ये कि ये कितना रिफ्रेशिंग था किसी ऐसे इंसान के साथ होना जो हमारे रिलेशनशिप में इक्वली कंट्रीब्यूट करे, बजाय इसके कि मुझे एक फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम की तरह ट्रीट करे। उसका अपना घर था, अपनी कार, अपना खुद का सेविंग्स अकाउंट। जब हम डिनर के लिए बाहर जाते तो वो बिल स्प्लिट करने पर इंसिस्ट करती थी। जब मैं अपने घर पे डिनर कुक करता तो वो वाइन और डिजर्ट ले आती थी। जब वो अपने घर कुक करती तो मैं क्लीन अप हैंडल करता और फ्लावर्स ले जाता। सब कुछ एकदम बैलेंस्ड और रेसिप्रोकल फील होता था। बट बैक टू एलेना सिचुएशन, उसके लिए ब्रेकिंग पॉइंट अपेरेंटली उसकी रेजिडेंसी के सेकेंड ईयर के दौरान आया। वो एक पर्टिकुलरली ब्रूटल स्केड्यूल पर काम कर रही थी जब उसकी कार ब्रेक डाउन हो गई। मेजर इंजन प्रॉब्लम्स जिन्हें फिक्स करने की कॉस्ट कार की वर्थ से भी ज्यादा थी। पास्ट में ये सॉल्व करना मेरी प्रॉब्लम होती, मैंने फाइनेंसिंग फिगर आउट की होती, मैकेनिक्स के साथ नेगोशिएट किया होता, यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर फैमिली से पैसे भी बोरो किए होते। अब वो मैक्स्ड आउट क्रेडिट कार्ड्स और जीरो सेविंग्स के साथ इसे अकेले फेस कर रही थी। आखिरकार उसे 3 महीने तक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लेना पड़ा, इससे पहले कि वो एक यूज्ड कार के लोन के लिए क्वालिफाई हो पाती, जिसकी पेमेंट्स उसके ऑलरेडी टाइट बजट का एक सिग्निफिकेंट चंक खा जाती थी। इस पूरे एक्सपीरियंस ने अपेरेंटली किसी तरह की अवेकनिंग ट्रिगर कर दी कि अपने उस डेड वेट को डिस्कार्ड करके उसने आखिर क्या खोया है। और यहीं से रियल सर्चिंग शुरू हुई। सबसे पहले उसने सोशल मीडिया ट्राई किया, लेकिन मैं अपने सारे ओल्ड अकाउंट्स डिलीट कर चुका था और अपने रियल नेम से कभी नए अकाउंट्स क्रिएट नहीं किए। फिर उसने हमारे हर म्यूचुअल फ्रेंड को कांटेक्ट किया, लेकिन डिवोर्स के बाद उनमें से ज्यादातर लोग साइट्स चूज कर चुके थे और उसकी साइट जीत नहीं रही थी।
2 साल की फील्ड सर्चिंग के बाद उसने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया, यहाँ तक कि उसे उन पैसों में से $1,000 रिटेनर भी पे किया जो वो स्पेंड करना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। उसने ओल्ड एड्रेसेस, प्रीवियस एम्प्लॉयर्स ढूंढ निकाले, यहाँ तक कि फैमिली मेंबर्स को भी ट्रैक डाउन कर लिया जिन्होंने उसे कुछ भी यूजफुल नहीं बताया। ब्रेक थ्रू तब मिला जब उसने अपनी रेजिडेंसी के 3rd ईयर के दौरान मेडिकल डेटाबेसेस का अपना एक्सेस अब्यूज किया। उसे किसी तरह मल्टीपल स्टेट्स के हॉस्पिटल एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड सर्च करने का आइडिया आया था कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जॉब डिस्क्रिप्शंस में मेरा नाम ढूंढते हुए। अपेरेंटली उसने फिगर आउट किया कि मुझे इवेंचुअली कहीं ना कहीं मेडिकल केयर की जरूरत पड़ेगी और अगर मैंने सेम टाइप की जॉब रखी तो उसे कोई ट्रेल मिल सकती है। ये एक लॉन्ग शॉट था जिसे वर्क नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने किया। मेरी एम्प्लॉयर्स हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के थ्रू कराए गए एक रूटीन फिजिकल ने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया था जो उसकी सर्च में शो अप हो गया। वो हॉस्पिटल पोर्टलैंड ओरेगन में था और लिस्टेड एम्प्लॉयमेंट एक मेजर कंस्ट्रक्शन फर्म के साथ थी। उसने मुझे ढूंढ लिया था। 3 साल की सर्चिंग के बाद उसके पास आखिरकार एक जनरल लोकेशन थी और मुझे पूरी तरह ट्रैक डाउन करने के लिए इनफ इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी। जो वो नहीं जानती थी वो ये था कि जिस आदमी को वो ढूंढ रही थी वो उस इंसान से कहीं आगे इवॉल्व हो चुका था जिसे उसने उस ग्रेजुएशन पार्किंग लॉट में डिस्कार्ड किया था। मैं वो सेम गाय नहीं था जिसने उसकी ट्यूशन पे करने के लिए डबल शिफ्ट्स में काम किया था। मैं वो सेम मैन नहीं था जिसने डेड वेट और हेल्पफुल कहलाना एक्सेप्ट कर लिया था। मैं वो इंसान था जिसने उसके बिना एक इंटायरली न्यू लाइफ बिल्ड कर ली थी। वो इंसान जिसने प्रूव कर दिया था कि मेरी वैल्यू की उसकी असेसमेंट कंप्लीटली रॉन्ग थी। कोई ऐसा जो इतनी कंप्लीटली मूव ऑन कर चुका था कि उसका नाम रेयरली ही मेरे माइंड में आता था। वो अब डिस्कवर करने वाली थी कि जब आप किसी वैल्यूएबल चीज को फेंक देते हैं तो 3 साल बाद आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको वो वापस चाहिए। वो कॉल मार्च की एक ट्यूसडे मॉर्निंग को स्टार्ट हुई। मेरे फोन पर एक अननोन नंबर से 17 मिस्ड कॉल्स शो हो रही थी। फिर टेक्स्ट की बाढ़ आने लगी। मुझे पता है तुम्हें ये मैसेजेस मिल रहे हैं, जो हुआ हमें उसके बारे में बात करनी है। मुझसे मिस्टेक हुई है और मैं उसे फिक्स करना चाहती हूँ। प्लीज बस मुझे कॉल बैक करो। मैंने बिना पढ़े ही हर मैसेज डिलीट कर दिया, बस प्रीव्यू देखकर। 3 साल की कंप्लीट साइलेंस के बाद मैं उस क्राइसिस में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था जिसने अचानक उसे मेरी एग्जिस्टेंस याद दिला दी थी। कॉल्स 2 वीक्स तक कंटिन्यू रहीं। अब डिफरेंट नंबर्स थे, शायद कॉलीग्स या फ्रेंड्स से बोरो किए हुए फोन्स। जैसे ही मैं पैटर्न आइडेंटिफाई करता हर नंबर ब्लॉक कर देता। ट्यूसडे को 17 कॉल्स, वेंसडे को 23, थर्सडे को 31। वो एस्केलेट कर रही थी, साइलेंस के हर दिन के साथ और ज्यादा डेस्परेट हो रही थी। फिर वो क्रिएटिव हो गई। फ्राइडे आफ्टरनून को मेरा वर्क फोन बजा। मैं साइट पर था और ब्लूप्रिंट्स रिव्यू कर रहा था जब हमारी मेन ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट ने कॉल किया। हे, यहाँ एक औरत है जो आपकी वाइफ होने का क्लेम कर रही है। कह रही है कि कोई फैमिली इमरजेंसी है और उसे इमीडिएटली आपसे बात करनी है। वो दिखने में कैसी है? रिसेप्शनिस्ट ने उसे परफेक्टली डिस्क्राइब किया। एलेना ने किसी तरह मेरे एम्प्लॉयर को ढूंढ लिया था और ड्राइव करके पोर्टलैंड आ गई थी। वो अभी हमारी लॉबी में बैठी थी, शायद अर्जेंट मेडिकल न्यूज या फैमिली क्राइसिस की कोई स्टोरी बना रही होगी। उसे कहो कि तुम मुझे रीच नहीं कर पाई और मैं अगले 2 वीक्स के लिए एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आउट ऑफ स्टेट हूँ। उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ले लो और उसे बता दो कि कोई उसे कॉल बैक करेगा। गॉट इट। क्या मुझे एक्चुअली उसे कॉल बैक करना चाहिए? नो। 1 घंटे बाद मेरे सुपरवाइजर ने एक अपडेट के साथ कॉल किया। उसने 3 घंटे तक लॉबी में वेट किया था, बार बार पूछ रही थी कि क्या मैंने कोई कॉल रिटर्न की है या डिफरेंट जॉब साइट्स पर शो अप हुआ हूँ। जब ये क्लियर हो गया कि मैं नहीं आ रहा हूँ तो उसने एक हैंड रिटन नोट में अपना नंबर छोड़ दिया। नोट में क्या लिखा था? कुछ ऐसा कि आप दोनों को अपने फ्यूचर के बारे में एक साथ डिस्कस करने की जरूरत है। वो काफी अपसेट लग रही थी जब उसे रियलाइज हुआ कि हम तुम्हें ट्रैक डाउन करने में उसकी हेल्प नहीं करने वाले। थैंक्स उसे प्रोफेशनली हैंडल करने के लिए। नो प्रॉब्लम। हमें कभी कभी क्रेजी एक्सरसाइज मिल जाती हैं। मैं उसकी इंफॉर्मेशन फ्लैग कर दूंगा इन केस वो वापस आए। वो ऑफिस वापस नहीं आई, लेकिन उसने अपनी प्रेजेंस जताने के दूसरे तरीके ढूंढ लिए। उसने अपेरेंटली पूरा वीकेंड पोर्टलैंड में ड्राइव करते हुए बिताया, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस और रेस्टोरेंट पार्किंग लॉट्स में मेरे ट्रक को ढूंढते हुए। मेरे एक हाइकिंग बडी ने संडे इवनिंग को कॉल करके मुझे बताया कि एक औरत जो उसकी डिस्क्रिप्शन से मैच कर रही थी, उसने कॉफी शॉप में उसे अप्रोच किया था। वो क्लेम कर रही थी कि वो अपने एस्ट्रेंज्ड हस्बैंड को ढूंढ रही है और अपने फोन पर उसे मेरी फोटो दिखा रही थी। डूड, मैंने उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन वो सच में डिटरमाइंड लग रही थी। कह रही थी कि वो 3 साल से सर्च कर रही है। थैंक्स फॉर द हेड्स अप। अगर वो तुम्हें दोबारा अप्रोच करे तो तुमने मेरे बारे में कभी नहीं सुना है। कॉपी दैट। मंडे एक नई स्ट्रैटेजी लेकर आया। उसने फिगर आउट कर लिया था कि मैं पोर्टलैंड में कहीं रहता हूँ और उसने पूरी सिटी में अपनी सर्च ब्लैंकेट करने का डिसीजन लिया। उसने नेबरहुड फेसबुक ग्रुप्स, नेक्स्ट डोर ऐप्स, यहाँ तक कि क्रेग्सलिस्ट मिस्ड कनेक्शंस पर भी पोस्ट किया। सब में एक ही बेसिक मैसेज था, अपने हस्बैंड को ढूंढ रही हूँ। मेडिकल रेसिडेंसी के बाद हमारा कॉन्टैक्ट टूट गया था।
प्लीज रिकनेक्ट करने में मेरी हेल्प करें। मेरी ग्राफिक डिजाइनर गर्लफ्रेंड ने ट्यूसडे इवनिंग को मुझे उनमें से एक पोस्ट दिखाई। हम मेरे घर पे डिनर कुक कर रहे थे जब उसने अपने फोन पर फेसबुक खोला। ये वियर्ड है। कोई औरत पोर्टलैंड के सारे ग्रुप्स में पोस्ट कर रही है, अपने हस्बैंड को ढूंढ रही है। वो एक ऐसी फोटो यूज कर रही है जो सालों पुरानी लग रही है, और ये पूरा का पूरा मामला डेस्परेट साउंड कर रहा है। मैंने पोस्ट देखी। श्योर इनफ वो हमारी मैरिज के टाइम की मेरी फोटो थी। शायद किसी डिनर आउट के दौरान ली गई थी, जिसके बारे में मैं भूल चुका था। कैप्शन किसी मिस्ड कनेक्शंस ऐड की तरह लग रहा था, जिसमें बहुत सारा रिग्रेट था और चीज़ों को ठीक करने के प्रोमिसेस थे। सुनने में ऐसा लगता है जैसे किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि कुछ ब्रिजेस जलने के बाद दोबारा रीबिल्ड नहीं किए जा सकते। मेरी गर्लफ्रेंड ने नोट किया। कमेंट्स काफ़ी ब्रूटल हैं। ज़्यादातर लोग उसे बता रहे हैं कि अगर उसका हस्बैंड मिलना चाहता तो वो इतनी थरली डिसअपियर नहीं होता। वो सही थी। कमेंट सेक्शन ऐसे लोगों से भरा हुआ था जो ऑब्वियस चीज़ें पॉइंट आउट कर रहे थे। आदमी कंप्लीटली वैनिश नहीं होते जब तक कि उनके पास कोई वेरी गुड रीजंस ना हो। कई औरतों ने अपने एक्स हस्बैंड्स की स्टोरीज शेयर की थी जो नो कांटेक्ट चले गए थे, और कंसेंसस एकदम क्लियर था। इस लेवल की अवॉइडेंस का मतलब है कि सीरियस डैमेज किया गया है। वेंसडे अब तक का सबसे डेस्परेट मूव लेकर आया। उसे किसी तरह मेरा एड्रेस मिल गया। मैं वर्क से घर आया तो देखा वो मेरे घर के बाहर अपनी कार में बैठी थी। वो वहां इतनी देर से थी कि उसने नेबर्स की अटेंशन अट्रैक्ट कर ली थी, क्योंकि सामने वाली स्ट्रीट से मिसेस चैन ने मुझे रोका जैसे ही मैंने ड्राइववे में गाड़ी पार्क की। वो औरत दोपहर से वहां पार्क है और हर गुजरने वाले से पूछ रही है कि क्या वो तुम्हें जानते हैं। मैंने उससे कहा, मैंने तुम्हें अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा। थैंक्स। अगर वो आपको दोबारा अप्रोच करे तो प्लीज सस्पिशियस बिहेवियर के लिए पुलिस को कॉल करने में फील फ्री करें। मैंने अपनी गैराज में पार्क किया और साइड डोर से एंटर हुआ, उसकी कार के साथ कोई भी कांटेक्ट अवॉइड करते हुए। उसे पता था कि मैं अब घर पे हूँ, जिसका मतलब था कि रियल कॉन्फ्रंटेशन आने वाली थी। 7 बजे के आसपास डोरबेल बजना स्टार्ट हुई। कंटिन्यूअस अग्रेसिव रिंग्स जो एक बार में 2 मिनट तक चलती थी, फिर नॉकिंग, फिर और रिंगिंग। मैंने वो सब इग्नोर कर दिया और अपने डिनर और रीडिंग के नॉर्मल इवनिंग रूटीन को कंटिन्यू रखा। 9 बजे के आसपास उसने दरवाजे के आर पार से चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे पता है तुम अंदर हो, मैंने गैराज में तुम्हारा ट्रक देखा है, हमें एडल्ट्स की तरह इस बारे में बात करनी है। मैं 16 घंटे ड्राइव करके यहाँ आई हूँ। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम कम से कम मेरी बात नहीं सुन लेते। नेबर्स को डेफिनेटली एक शो मिल रहा था। मैं देख सकता था कि स्ट्रीट पर ऊपर नीचे पोस्ट लाइट्स ऑन हो रही थी। लोग शायद सोच रहे होंगे कि उनके यूजुअली क्वाइट ब्लॉक पर ये किस तरह का ड्रामा प्ले आउट हो रहा है। मैंने पुलिस की नॉन इमरजेंसी लाइन पर कॉल किया। मैं रिपोर्ट करना चाहूंगा कि कोई मेरे रेजिडेंस पर ट्रेसपास कर रहा है और पीस डिस्टर्ब कर रहा है। ये मेरी एक्स वाइफ है और वो पिछले कई घंटों से यहीं है और जाने से रिफ्यूज कर रही है। 20 मिनट बाद जो ऑफिसर आया वो प्रोफेशनल और एफिशिएंट था। मैंने विंडो से देखा जब वो उससे बात कर रहा था, लगभग 10 मिनट तक। वो काफी एनिमेटेड थी, मेरे घर की तरफ इशारा कर रही थी, शायद अपनी 3 साल की सर्च और रिकनेक्ट करने की डेस्परेट नीड के बारे में एक्सप्लेन कर रही होगी। उसने मेरे दरवाजे पर नॉक किया और मैंने आंसर दिया। सर, ये औरत आपकी एक्स वाइफ होने का क्लेम करती है और कहती है कि इसे आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस करने हैं। क्या आप इससे बात करने के लिए विलिंग हैं? नो। हमें डिवोर्स हुए 3 साल हो चुके हैं और मुझे इसके साथ किसी भी तरह की कम्युनिकेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसे मेरी प्रॉपर्टी से रिमूव किया जाए। अंडरस्टूड। मैं इसे प्रेमाइसिस से एस्कॉर्ट कर दूंगा और एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसे आपको अकेला छोड़ना होगा। विंडो से मैंने देखा कि वो वापस उसकी कार के पास गया और एक और कन्वर्सेशन की। ये वाली क्लियरली ज्यादा फर्म थी क्योंकि वो अपनी कार में बैठी और मेरे घर की तरफ वापस देखे बिना ही ड्राइव करके चली गई। 5 मिनट बाद मेरा फोन एक अननोन नंबर से आए टेक्स्ट से बज हुआ। पुलिस मुझे तुमसे प्यार करने से नहीं रोक सकती। मैं तब तक वेट करूंगी जब तक करना पड़े। मैंने मैसेज का स्क्रीनशॉट लिया और उसे उस फाइल में ऐड कर दिया जो मैंने मेंटेन करनी शुरू कर दी थी। अगर ये फर्दर एस्केलेट होता तो मुझे हर चीज की डॉक्यूमेंटेशन चाहिए थी। 3 साल की साइलेंस फॉलोड बाय 2 हफ्ते की डेस्परेशन। उसने मुझे ढूंढ लिया था, लेकिन वो ये सीखने वाली थी कि किसी को ढूंढना और उनके साथ रिकनेक्ट करना दो कंप्लीटली डिफरेंट चीजें हैं। सैटरडे आफ्टरनून को उसने मुझे होम डिपो में कॉर्नर कर लिया। मैं एक डेक प्रोजेक्ट के लिए अपने ट्रक में लंबर लोड कर रहा था जब मैंने पीछे उसकी आवाज सुनी। प्लीज दूर मत जाओ, बस मुझे 5 मिनट्स दे दो। मैं मुड़ा तो देखा, वो 10 फुट दूर खड़ी थी। ऐसी लग रही थी जैसे उसने कई दिनों से नींद नहीं ली हो। वो मेरी यादों से कहीं ज्यादा पतली लग रही थी। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे और वो फ्रैंटिक एनर्जी थी जो प्योर एस्पिरेशन पर चल रहे इंसान में होती है। 5 मिनट्स किस लिए? अपोलोजाइज करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, एक और चांस मांगने के लिए। मैंने टेल गेट बंद किया और कंप्लीटली उसे फेस किया। तुम्हारे पास चांसेस के 8 साल थे। तुमने वो सब 3 साल पहले एक पार्किंग लॉट में यूज कर ली। मैं स्ट्रेस थी,
मेडिकल स्कूल ओवरवेलमिंग था और मैंने वो बातें कह दी जो मैं मीन नहीं करती थी। मैं उसके बाद से हर सिंगल डे रिग्रेट कर रही हूँ। तुम किस बात को रिग्रेट कर रही हो? मुझे डेड वेट बुलाना या ये डिस्कवर करना कि वो डेड वेट असल में तुम्हारी लाइफ को अफलोट रख रहा था, वो इस बात पर फ्लिंच कर गई। मुझे वो बातें कभी नहीं कहनी चाहिए थी। मैं अपने करियर की शुरुआत को लेकर स्केर्ड थी और मुझे लगा कि मुझे कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होना होगा, ये प्रूव करने के लिए कि मैं एक डॉक्टर के तौर पे सक्सेसफुल हो सकती हूँ। तो ये तुम्हारे लिए कैसा काम कर रहा है? उसका जॉ टाइट हो गया। ये मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा हार्ड रहा है। आर्स, पैसे, सब कुछ। अब मुझे रियलाइज होता है कि मैंने एक ऐसे करियर के लिए अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट चीज छोड़ दी जो वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। मैं अपने ट्रक के सहारे झुका और अपनी आर्म्स क्रॉस कर ली। तो मुझे इसे समझने दो। जब तुम्हें लगा कि तुम वेल्थी और सक्सेसफुल होने वाली हो, तुमने मुझे गार्बेज की तरह फेंक दिया। अब जब रियलिटी हिट कर चुकी है और तुम स्ट्रगल कर रही हो, अचानक मैं वो बेस्ट चीज बन गया हूं जो तुम्हारी लाइफ में कभी हुई। ऐसा नहीं था, एग्जैक्टली ऐसा ही था। तुमने खुद कहा था तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं थी। मैं स्कूल के दौरान हेल्पफुल था, लेकिन वो चैप्टर ओवर हो चुका था। रिमेंबर? उसने नीचे जमीन की तरफ देखा। मैं गलत थी। हाँ, तुम बहुत सी चीजों के बारे में गलत थी। मुझे पता है मैंने तुम्हें हर्ट किया, लेकिन हम इसे फिक्स कर सकते हैं। मेडिकल स्कूल के सब कुछ टेक ओवर करने से पहले हमारे बीच कुछ अच्छा था। हम वो दोबारा पा सकते हैं। मैं लगभग हंस पड़ा। हमारे बीच कभी कुछ अच्छा नहीं था। मैंने 8 साल तक तुम्हारा पर्सनल सपोर्ट सिस्टम बनकर बिताए, जबकि तुम अपना ड्रीम चेज कर रही थी। तुम्हें 8 साल तक फ्री फाइनेंशियल और इमोशनल लेबर मिला, जबकि तुम अपना करियर फिगर आउट कर रही थी। ये दो कंप्लीटली डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं। ये फेयर नहीं है। फेयर? तुम फेयर के बारे में बात करना चाहती हो? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि फेयर क्या रहा है। तुम्हें एग्जैक्टली वो मिला जो तुमने मांगा था। एक फ्रेश स्टार्ट, वो भी बिना किसी डेड वेट के। मुझे एग्जैक्टली वो मिला जो मैं 8 साल तक टेकन फॉर ग्रांटेड होने के बाद डिजर्व करता था। एक ऐसी लाइफ जहां मेरी वैल्यू हो। मैं तुम्हारी वैल्यू करती हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारी वैल्यू की है। तुम उस चीज की वैल्यू करती थी जो मैं प्रोवाइड करता था। इसमें डिफरेंस है। उसने एक कदम और पास बढ़ाया और मैं देख सकता था कि उसकी आंखों में आंसू बनने लगे थे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। मैं बस प्रायोरिटीज को लेकर कंफ्यूज हो गई थी। नहीं, तुम कंफ्यूज नहीं हुई थी। तुम ऑनेस्ट हो गई थी। 8 साल में पहली बार तुमने मुझे एग्जैक्टली बताया कि तुम हमारी मैरिज में मेरे बारे में क्या सोचती थी। सिर्फ एक ही चीज बदली है, और वो है तुम्हारे सर्कमस्टांसेस। लोग चेंज होते हैं। मैं चेंज हो चुका हूँ। क्या तुम हुई हो, या तुम बस डेस्परेट हो क्योंकि एक एडल्ट होना तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा हार्ड है? वो एक लंबे मोमेंट के लिए क्वाइट रही, फिर उसने एक डिफरेंट अप्रोच ट्राई की। मैं ये प्रूव करने के लिए क्या कर सकती हूँ कि मैं अब डिफरेंट हूँ? कुछ नहीं, क्योंकि मैं भी अब डिफरेंट हूँ। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मेरा मतलब है मैं वो सेम आदमी नहीं हूँ जिसे तुमने 3 साल पहले डिस्कार्ड कर दिया था। वो गाय जो तुम्हारे बिल्स पे करने के लिए डबल शिफ्ट्स में काम करता था, वो जा चुका है। वो गाय जिसने डेड वेट और हेल्पफुल कहलाना एक्सेप्ट कर लिया था, वो अब एग्जिस्ट नहीं करता। तुम अभी किसी कंप्लीटली डिफरेंट इंसान से बात कर रही हो। मैं ये बिलीव नहीं करती लोग ऐसे ही अचानक डिफरेंट नहीं हो जाते। बिल्कुल होते हैं, स्पेशली तब जब उन्हें अपनी एंटायर लाइफ स्क्रैच से रीबिल्ड करने के लिए फोर्स किया जाता है। जानना चाहती हो मैंने पिछले 3 सालों में क्या सीखा है? उसने नोट किया। मैंने सीखा है कि मैं एक्चुअली काफी गुड कंपनी हूं जब मैं कॉन्स्टेंटली किसी और के स्ट्रेस लेवल्स को लेकर परेशान नहीं रहता। मैंने सीखा कि मेरे भी इंटरेस्ट्स और हॉबीज हैं जो मेडिकल स्कूल शेड्यूल्स के इर्द गिर्द नहीं घूमते। मैंने सीखा कि कैसी फीलिंग होती है ऐसी कॉन्वर्सेशंस करने की जो किसी के प्रोफेसर्स, रोटेशंस या बोर्ड एग्जाम्स के कंप्लेंट्स के साथ एंड नहीं होती। मेरे हर पॉइंट के साथ उसका चेहरा और रेड होता जा रहा था। मैंने सीखा कि जब आप किसी ऐसे इंसान को डेट करते हैं जिसका अपना करियर और अपना पैसा है, तो रिलेशनशिप्स चैरिटी केसेस के बजाय पार्टनरशिप्स बन जाती हैं। मैंने सीखा कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक्चुअली पॉसिबल है जब दोनों लोग इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। तुम किसी को डेट कर रहे हो? मैं किसी से एंगेज्ड हूं। ये वर्ड्स उसे किसी फिजिकल ब्लो की तरह हिट हुए। वो लिटरली पीछे हटी और अपना हाथ अपने चेस्ट पर रख लिया। एंगेज्ड? 3 महीने पहले? हम सितंबर में शादी कर रहे हैं, लेकिन हम अभी भी मैरिड हैं। नहीं, हम नहीं हैं। तुमने मुझे डिवोर्स दिया था, रिमेंबर? साइन पेपर्स और बाकी सब कुछ वेरी एफिशिएंटली हैंडल्ड एक्चुअली। मेरा मतलब है हम अभी भी, अगर तुम दोबारा ट्राई करना चाहो, मुझे दोबारा ट्राई नहीं करना है। मैं उस इंसान के साथ आगे बढ़ना कंटिन्यू करना चाहता हूँ जिसने मुझे तब चूज किया जब उसके पास ऑप्शंस थे, न कि उसके साथ जो मुझे सिर्फ इसलिए वापस चाहती है क्योंकि उसके बाकी ऑप्शंस ने वर्कआउट नहीं किया। वो अब ओपनली रो रही थी। ये सब ऐसे नहीं होना चाहिए था।
तो इसे कैसे होना चाहिए था? तुम्हें 3 साल बाद शो अप होना था, मुझे गार्बेज की तरह ट्रीट करने के लिए अपोलोजाइज करना था और मुझे ग्रेटफुली तुम्हें अपनी लाइफ में वापस एक्सेप्ट कर लेना था। हाँ मतलब मुझे नहीं पता, मुझे बस लगा कि अगर मैं तुम्हें ढूंढ पाऊँ और एक्सप्लेन कर सकूँ, तुम्हें लगा मैं यहाँ बैठकर तुम्हारी गलती रियलाइज करने का वेट कर रहा हूँगा। जैसे मैं बस पॉज पर था जब तक तुम ये डिसाइड नहीं कर लेती कि तुम्हें मेरी दोबारा ज़रूरत है। उसने कोई आंसर नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन ने एग्जैक्टली कंफर्म कर दिया कि वो क्या सोच रही थी। मेरे बारे में एक बात जो तुम कभी नहीं समझ पाई, मैं लोगों का वेट नहीं करता कि वो मेरी वैल्यू फिगर आउट करें। जब तुमने मुझे दूर फेंका, मैंने तुम्हारी बातों को सच माना और कंप्लीटली मूव ऑन कर गया। जिस आदमी को तुम ढूंढ रहे हो वो किसी ऐसे इंसान से शादी कर रहा है जो उसे डे वन से अप्रिशिएट करती है। मैं तुम्हें अब अप्रिशिएट कर सकती हूँ, टू लेट। कोई और ऑलरेडी करता है। मैंने अपने ट्रक का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। वो वहीं खड़ी मुझे देखती रही, शायद ये होप कर रही थी कि मैं अपना माइंड चेंज कर लूंगा या रेकन्सिलिएशन की कोई होप दूंगा। इंस्टेड मैंने विंडो रोल डाउन की और उसे एक फाइनल एडवाइस दी। नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें कोई वैल्यूएबल चीज मिले तो उसे सिर्फ इसलिए दूर मत फेंकना क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ बेटर मिल गया है। ज्यादातर लोगों को ये मिस्टेक करने का बस एक ही चांस मिलता है। मैं ड्राइव करके चला गया, उसे होम डिपो के पार्किंग लॉट में उसी एक्सप्रेशन के साथ खड़ा छोड़कर जो उसके चेहरे पर 3 साल पहले था जब मैंने डिवोर्स पेपर्स साइन किए थे। डिफरेंस बस इतना था कि इस बार वो एग्जैक्टली समझ चुकी थी कि उसने क्या खोया है। उस होम डिपो एनकाउंटर के 2 वीक्स बाद उसने एक आखिरी डेस्परेट मूव चला। वो दोबारा मेरे वर्क प्लेस पर शो अप हुई, इस बार एक डिफरेंट स्टोरी के साथ। उसने हमारी रिसेप्शनिस्ट को बताया कि वो एक डॉक्टर है जिसके पास मेरी हेल्थ के बारे में कुछ अर्जेंट मेडिकल इन्फॉर्मेशन है जिसे इमीडिएट डिस्कस करने की जरूरत है। मेरे सुपरवाइजर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। तुम्हारी एक्स वापस आई है। इस बार वो मेडिकल इमरजेंसी क्लेम कर रही है। क्या मैं सिक्योरिटी को कॉल करूं? एक्चुअली मुझे इसे पर्सनली हैंडल करने दीजिए। मैं लॉबी की तरफ गया जहां वो वेट कर रही थी, अभी भी अपने स्क्रब्स में, जो शायद उसकी नाइट शिफ्ट के थे। वो पहले से भी वर्स लग रही थी, जैसे वो सिर्फ कॉफी और फॉल्स होप पर सर्वाइव कर रही हो। मेडिकल इमरजेंसी? मैंने पूछा। मुझे तुमसे मिलना था। और तुम्हें लगा कि अर्जेंट हेल्थ इंफॉर्मेशन वाले एक डॉक्टर को इम्पर्सनेट करना इसका अप्रोप्रिएट तरीका है? मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम एक लायर भी हो। यहाँ कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है ना? उसने अपना सिर हिलाया, उसके आंसू फिर से बहने लगे। अब सुनो कि क्या होने वाला है। मैं तुम्हें 2 चीजें देने वाला हूं और फिर ये हमेशा के लिए एंड हो जाएगा। मैंने अपनी जैकेट की पॉकेट से एक एनवेलप निकाला। फर्स्ट, ये एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है। तुम्हारी तरफ से कोई भी फर्दर कॉन्टैक्ट, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, एक लीगल मैटर बन जाएगा। इसमें मेरे वर्क या घर पे शो अप होना, मेरे फ्रेंड्स को कॉन्टैक्ट करना या फेक इमरजेंसीज क्रिएट करना सब इंक्लूड है। वो एनवेलप लेते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। सेकंड, ये तुम्हारे लिए है। मैंने उसके हाथ में एक वेडिंग इनविटेशन थमा दिया। मेरा नाम और मेरी फियांसे का नाम एक एलिगेंट स्क्रिप्ट में प्रिंटेड था, साथ में सितंबर की डेट और पोर्टलैंड का वेन्यू इन्फॉर्मेशन भी था। मैं चाहता हूं कि तुम ये समझो कि मैं तुमसे सिर्फ मूव ऑन नहीं कर रहा हूं, मैं ऑलरेडी कंप्लीटली मूव ऑन कर चुका हूं। जो लाइफ मैं बिल्ड कर रहा हूं उसका उस लाइफ से कोई लेना देना नहीं है जो हमने साथ बिताई थी। वो उस इनविटेशन को ऐसे घूर रही थी जैसे अगर उसने पलक झपकाई तो वो गायब हो जाएगा। मेरी फियांसे तुम्हारे बारे में जानती है। वो हमारी मैरिज, हमारे डिवोर्स और तुम्हारे रिसेंट रिकनेक्ट करने के अटेम्प्ट्स के बारे में जानती है। वो तुमसे थ्रेटेंड फील नहीं करती क्योंकि वो कुछ ऐसा समझती है जो तुम कभी नहीं समझ पाई। वो क्या, कि जब कोई आपको एवरीडे चूज करता है बजाय इसके कि बस आपको तब तक आसपास रखे जब तक कि कुछ बेटर न मिल जाए, तो ये एक कंप्लीटली डिफरेंट तरह की रिलेशनशिप क्रिएट करता है। सिक्योरिटी आ चुकी थी और पास ही वेट कर रही थी। शायद रिसेप्शनिस्ट ने कॉल किया था जब उसे रियलाइज हुआ कि क्या हो रहा है। ये जेंटलमैन तुम्हें तुम्हारी कार तक एस्कॉर्ट करेंगे। अगर मैंने तुम्हें दोबारा देखा, अगर तुम्हारी कोई खबर आई, अगर तुमने मेरी लाइफ में किसी को भी दोबारा कांटेक्ट किया, तो अगली कन्वर्सेशन मेरे लॉयर और पुलिस के साथ होगी। वो अब और भी जोर से रोई थी, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर और वेडिंग इनविटेशन को कसकर पकड़े हुए थी। मुझे पता है मैंने मिस्टेक्स की हैं, लेकिन ये क्रूल फील हो रहा है। क्रूल वो होता अगर मैं तुम्हें झूठी उम्मीद देता, तुम्हें ये सोचने देता कि अभी भी होप है, या ये प्रिटेंड करता कि मेरी लाइफ को रीबिल्ड करने के 3 साल बस एक अपॉलॉजी से इरेज हो सकते हैं। ये ऑनेस्ट है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे पता है तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम तब डिस्कवर करो जब तुम डेस्परेट हो। प्यार वो होता है जिसे तुम तब नर्चर करते हो जब तुम्हारे पास चॉइसेस हो। सिक्योरिटी आगे बढ़ी और उसने उन्हें खुद को एग्जिट की तरफ गाइड करने दिया। दरवाजे पर वो एक आखिरी बार पीछे मुड़ी। क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगे? मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसीलिए मैं कंप्लीटली मूव ऑन कर पाया। वो चली गई और मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। 6 महीने बाद मैंने अपनी फियांसे से शादी कर ली, एक स्मॉल सेरेमनी में, उन लोगों के बीच जिन्होंने मुझे नथिंग से एक नई लाइफ बिल्ड करते हुए देखा था।
अपनी वास के दौरान मैंने उसे एवरीडे चूज करने का प्रॉमिस किया, सिर्फ तब नहीं जब कन्वीनियंट हो। उसने भी वापस वही प्रॉमिस किया। कभी कभी बेस्ट रिवेंज हिसाब बराबर करना नहीं होता। ये इतनी अच्छी तरह से जीना होता है कि जिन लोगों ने आपको डिस्कार्ड किया था उन्हें रियलाइज हो कि उन्होंने कोई इरिप्लेसेबल चीज खो दी है। एलेना को बिना किसी डेड वेट के एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए था। मैंने उसे एग्जैक्टली वही दिया और कुछ ऐसा बेटर बिल्ड किया जो हमने साथ में कभी नहीं किया था। उसे वो मिला जो उसने मांगा था, मुझे वो मिला जो मैं डिजर्व करता था। हम दोनों फाइनली फ्री थे।